गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? बहुत दिन क्लास नहीं ले पाए। लास्ट वीक में एकदम ही क्लास नहीं ली। कूलॉम्स लॉ स्टार्ट किए थे। स्टार्ट किए थे क्या कंप्लीट हो गया? कंप्लीट नहीं हुआ था सर। अच्छा अच्छा, ठीक। सेकंड चैप्टर का एक क्लास हुआ था सर। एक क्लास हुआ था, ठीक है। यस सर। ठीक है, आज कूलम्स लॉ ही होगा। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट लिए, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है वो भी हम लोग बताए थे। क्या इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी चार्जेस। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट कंडीशन। सो एट रेस्ट conditions we study the characteristic of charges, and that is known as electrostatics। ऐसे हुआ था। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे बोले थे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, है ना। इनहेरेंट मीन्स उसका अंदर का प्रॉपर्टी है। ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, किसका? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। क्योंकि एक बॉडी के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के ऊपर। एक मिनट, कॉल आया। हेलो, बोलो। ये পাসওয়ার্ড ব্যাংক চালানো? अच्छा, দেখছি। ठीक 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 है। तो ऐसा एक स्टडी है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंड कैसे एक न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड करेंगे, उसमें हम बताए थे क्या हम लोग कुछ राबिंग प्रोसेस करेंगे, and due to this rubbing some electrifications occurs in between two different bodies, and due to that electrification some body will accept some electrons, while some body loses some electrons. So if somebody accept electrons, then the body will be negatively charged, and if somebody will lose some electron, then the body will be positively charged, है ना। So that by rubbing process some neutral body become positively और नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो इतना तक हम बताए थे। उसके बाद जब दोनों बॉडी के बीच में, दोनों बॉडी नहीं, दोनों चार्ज बॉडी भी हो सकता, नहीं तो दोनों पॉइंट चार्ज भी हो सकता। अगर चार्ज बॉडी का बात करेंगे, देन क्या है, टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, so it will be considered as a point charge. So Coulomb's law is valid for both the point charge and for both a charged body। ठीक है। तो बेसिकली कूलम क्या बताया? कूलम यही बताया कि दोनों चार्ज्ड पार्टिकल और दोनों चार्ज्ड बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है। अच्छा, एक मिनट, हमको चालन पूछने दो। ठीक है। तो बेसिकली कूलम्स लॉ यही बताए क्या दोनों चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, वो डिटरमाइंड होता है कूलम्स लॉ से। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके बारे में पता करने के लिए, एंड उस फोर्स का नेचर क्या है, आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव और इट विल बी रिपल्सिव। क्योंकि हम लोग पहले ही बोले थे क्या देयर आर
mainly two type of charges. One is positively charged and another is negatively charged. तो तुम लोग सबको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग जानते हैं कि सबसे अंदर क्या रहता है, सबसे अंदर रहता है कोई भी पार्टिकल के अंदर सबसे अंदर रहता है न्यूक्लियस, है ना. एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड क्या रहता है, न्यूट्रॉन, है ना. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है. एंड इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर डिफाइंड ऑर्बिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला 2n². ठीक है, 2n² फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. तो बेसिकली इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है. एंड इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है डिफाइंड ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन. सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी, that is the charge of nucleus, and total negatively charged, that is of the body, that is the total charge of electron, will be same, must be same. So that's why हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन क्या न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, न्यूट्रल कंडीशन में रहता है. उसमें हम लोग हाथ लगाने से भी हम लोग कुछ शॉक रियलाइज नहीं करते, है ना. So that's why number of electron and number of proton should be equal. सो बेसिकली चार्ज को हम लोग कितना टाइप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी. वन इज पॉजिटिवली चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज मींस क्या है, प्रोटॉन. ठीक है. एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन. सो प्रोटॉन को हम लोग P से डिनोट करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से डिनोट करेंगे. तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, बट देयर साइन विल बी डिफरेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड दोनों चार्ज का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. सो कूलम क्या है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग कूलम यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे. तो देखो दोनों वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन इट इज द न्यूट्रल बॉडी. ठीक है. न्यूट्रल स्पेलिंग गलत है, NEU होगा. ठीक है. न्यूट्रल बॉडी होगा. तो बेसिकली तुमको क्या बोलना है, एट नॉर्मल कंडीशंस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी इक्वल. सो व्हेन these two bodies are rubbing together or rubbed together, then some amount of charge will be transferred from one body to another body. And ये जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है, ये क्या है, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस. ठीक है. इंड्यूस्ड होता है चार्ज. तो ऐसा तो यहाँ पे हम मान लो एक ग्लास रॉड लिए और एक सिल्क का क्लॉथ लिए. ठीक है. ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रबिंग किए, थोड़ा घिस लिया एंड देख रहा है क्या ग्लास रॉड मतलब उसमें कुछ चार्ज डेवलप्ड हो गया. तो उसमें तो ऐसा नहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, ऐसा तो नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ. तो कैसे चार्ज वहां पे चल गया, मतलब ग्लास रॉड में कैसे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया. तो बेसिकली वहां पे क्या है, ड्यू टू इंडक्शन वहां पे कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होता है. अगर नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव चार्ज तुम्हारा सिल्क कपड़ा में प्रोड्यूस्ड होगा, देन ड्यू टू इंडक्शन ऑपोजिट चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड डिफरेंट बॉडीज. वो अभी सिलेबस में नहीं है, जस्ट जान के रखो. बाय रबिंग बाय some charge will be induced on different bodies. Okay. And that's why the redistribution of electron takes place. So if the redistribution of electron occurs, then we can say that the body is not neutral, the body will be charged, either positive or negative. That's another matter. ठीक है. So हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चार्ज, एक जो फोर्स लगा है दोनों चार्ज के बीच में, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये फोर्स का नेचर क्या है. तो पहले ही हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिए कि अगर सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा, मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होगा, देन दोनों चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है. एंड दोनों अपोजिट चार्ज होगा, देन एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो इसको हम लोग कूलॉम फर्स्ट लॉ भी
फास्ट लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है। कभी कभी सिंपल आता है कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ जब आता है तुम कूलम्स फास्ट लॉ में ये चीज डिराइव कर सकते हो, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड कूलम सेकंड लॉ क्या बताया? सेकंड लॉ बताया क्या जो फोर्स है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। सो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए सपोज यहाँ पे है Q1 चार्ज, ठीक है, एंड यहाँ पे है Q2 चार्ज, Q1 and Q2 charge. So these two charges are separated by some distance r, ठीक है। सो कूलम फोर्स क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? ये जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज का इस मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज Q1 एंड Q2। एंड दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r, इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड थर्ड फैक्टर क्या है? द नेचर ऑफ मीडियम, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा है, तो उस मीडियम का नेचर क्या है, द नेचर ऑफ मीडियम इन बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर, देन तुमको बोलना है कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड थर्ड द नेचर ऑफ द मीडियम इन बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग डिस्क्राइब करने जाएंगे कि फोर्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो फोर्स जब बोलेंगे क्या Q1 भी पॉजिटिव एंड Q2 भी पॉजिटिव, देन होगा क्या रिपल्सिव फोर्स। अगर बोलेंगे Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स। जब Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, वो भी अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तब चार्ज का सिंबल से ही तुमको पता चलेगा कि आप फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है क्या रिपल्सिव, ठीक है। इसके बाद एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं, हेडिंग लिखते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग दो चार्ज पॉइंट चार्ज ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2, एंड Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है r, ओके। सो कूलम्स लॉ, that means according to Coulomb's law the force exerted between two charges that is F, if F will be the force, क्योंकि force को हम लोग F से डिनोट करते हैं, then F is directly proportional to the product of their charges Q1 Q2। जैसे ग्रेविटेशनल फार्मूला में क्या था, ग्रेविटेशनल फार्मूला में तुम्हारा फार्मूला था F is proportional to m1 m2 by r square। सिमिलरली कूलम्स फार्मूला में भी लिखना है F is proportional to Q1 Q2 by r square, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ टू चार्जेस दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था r, उसके r का स्क्वायर, दैट मींस r स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड। सो F इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square। सो दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रोपोर्शनल से इक्वल करो, इक्वल जैसे करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सपोज C इज द कांस्टेंट, ठीक है, C इंटू Q1 Q2 by r square, C into Q1 Q2 by r square, ठीक है। सो दिस कांस्टेंट C इज नोन एज कूलम कांस्टेंट। C क्या है, C इक्वल टू कूलम कांस्टेंट, ओके, C इक्वल टू कूलम कांस्टेंट। सो अभी हम लोग का टारगेट क्या है, इस C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है। दिस वैल्यू ऑफ C इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, क्या मीडियम का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया गया क्या द वैल्यू ऑफ K हैज बीन फाउंड एज दैट इज
वैल्यू ऑफ के नहीं, हम लोग सी लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ सी इज हैज बीन फाउंड एज सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सी के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं, क्या सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे पुट करो। ठीक है, एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square। ठीक है, but if the medium in between two charges will be vacuum, मतलब if two charges are placed in vacuum, then epsilon जो है it is called the permittivity of the medium, it is called the permittivity of the medium। तो permittivity क्या है, permittivity ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है क्या वन चार्ज दूसरा चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। सपोज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एग्जांपल, देखिए Q1 एंड Q2 दो चार्ज है एंड बीच में कुछ मीडियम है। सपोज हम मीडियम, यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा, मीडियम को हम ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज द मीडियम। ठीक है, इस मीडियम के अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है एक्चुअली क्या होता है, Q1 Q2 के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा and that forces are basically acting as a line of force, कुछ लाइन ऐसे निकलता है। ठीक है, सपोज टोटल 5 नंबर ऑफ लाइंस Q1 फोर्स से निकल रहा है, लाइन ऑफ फोर्स पढ़ोगे तुम लोग इसके बाद। सपोज टोटल 5 नंबर ऑफ लाइंस Q1 फोर्स से निकल रहा है एंड Q2 चार्ज के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, Q1 चार्ज से 5 नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है एंड Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एंड इज इन बिटवीन Q1 एंड Q2 कुछ मीडियम है, एयर मीडियम हो सकता है, कुछ दूसरा मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ और भी दूसरा मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है कोई भी मीडियम का, मीडियम के अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, इस लाइंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड एब्जॉर्ब जैसे कर लेगा तो क्या होगा, Q1 देखो कितना लाइन ऑफ फोर्स को एमिट किया, टोटल 5 लाइन ऑफ फोर्स को एमिट किया। मान लो 5 में 3 लाइन ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लिया ये मीडियम। ठीक है, तो बाकी कितना फोर्स बचा है, 2 नंबर ऑफ फोर्स बचा है एंड 2 नंबर ऑफ फोर्स के लिए Q2 के ऊपर वो चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब Q1 चार्ज बीच 2 लाइंस के लिए Q2 के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अब फिर दूसरा कुछ मीडियम लिया जो इस 5 में ओनली 1 नंबर ऑफ फोर्स को, 1 नंबर ऑफ लाइंस को एब्जॉर्ब किया है, तो कितना बचा है, बाकी 4 नंबर ऑफ लाइंस बचा है। तो Q1 अभी 4 नंबर ऑफ लाइंस के लिए Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे मीडियम के अंदर ऐसा कुछ फैक्टर है जो क्या है, लाइन जो निकलता है कोई भी चार्ज से, कोई भी पॉइंट चार्ज से, कोई भी चार्ज बॉडी से, उस लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वो जितना फोर्स लगाता है उसका एगेंस्ट में कुछ कैरेक्टर उसके अंदर है, कुछ प्रॉपर्टी है जो एगेंस्ट में डेवलप होता है। ठीक है, तो जितना हम बोलेंगे इस कैरेक्टर का नाम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बोलेंगे, मीडियम का इस प्रॉपर्टी का नाम बोलेंगे हम लोग परमिटिविटी। क्या है, परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी। सो परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय वन चार्ज अपॉन अनदर चार्ज। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू डिसाइड करता है। सो परमिटिविटी इज ए डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ फोर्स। सो दैट्स व्हाई कूलॉम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्या है, परमिटिविटी। क्योंकि हम लोग बताया ना थर्ड पॉइंट, द नेचर ऑफ मीडियम। सो मीडियम का नेचर क्या है, नेचर में ऐसा एक प्रॉपर्टी है दैट इज द परमिटिविटी जो डिसाइड करता है कितना फोर्स इसमें लगेगा। सो परमिटिविटी जिस मीडियम का ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स कम लगता है एंड परमिटिविटी जिस मीडियम का कम होगा उस मीडियम में फोर्स ग्रेटर होता है। मतलब कम जिसका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो सी जो फैक्टर है, सी में एक्चुअली परमिटिविटी का सिंबल क्या है, परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन।
ठीक है, परमिटिविटी का सिंबल क्या है, एप्सिलॉन, लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन सिंबल से हम लोग परमिटिविटी को डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग लिखे हैं सी, देखो सी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ, सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट मीन्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by एप्सिलॉन। अगेन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। सो दैट मीन्स कोई भी मीडियम में अगर परमिटिविटी ग्रेटर होगा तो उस मीडियम में फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा, कोई भी मीडियम में परमिटिविटी ग्रेटर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, समझ में आया। सो इसलिए इन जनरल कोई भी मीडियम में हम लोग क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे जस्ट एप्सिलॉन है और दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्या है एप्सिलॉन, फिर से हम लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन Q1 Q2 by r², ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल मीडियम, तुम कोई भी मीडियम ले सकते हो, उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, दिस वन। बट अगर हम दोनों चार्ज को कुछ इवैक्यूएटेड स्पेस में, जहां पे कुछ टेम्परेचर नहीं है, कुछ प्रेशर नहीं, हाँ हेलो सर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जो बोले सर, एक बार फिर से समझाइए ना उसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला पे पहले देखो, इस फॉर्मूला पे पहले क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग लिखे हैं, ठीक है। जो वैल्यू किसका है, जो वैल्यू है कूलम्ब कांस्टेंट C, जो कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ किसका, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम दोनों चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। सो उस मीडियम का ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है क्या एक चार्ज दूसरा चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सो इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ फोर्स व्हिच एक्सपीरियंस्ड बाय वन चार्ज अपॉन अनदर चार्ज, ठीक है। सो परमिटिविटी जिस मीडियम का ज्यादा होगा वहां पे देखिए हम लोग क्या है, बेसिकली कोई भी पॉइंट चार्ज से क्या निकलता है, लाइन ऑफ फोर्सेस निकलता है, एंड दैट लाइन ऑफ फोर्सेस के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ोगे, समझ में आएगा। बट अभी जान के रखो लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस्ड होता है एंड नेगेटिव चार्ज में जाके वो एमिट हो जाता है, ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है। तो कुछ लाइन ऑफ फोर्स निकला। सो मान लो यहाँ पे इस मीडियम में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे मान लो हम पहले बोले कितना 3 नंबर ऑफ फोर्सेस, टोटल 5 फोर्सेस यहाँ पे निकला Q1 चार्ज से, एंड ड्यू टू दैट 5 फोर्सेस Q2 5 लाइंस Q2 चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मीडियम है, मीडियम कौन सा मीडियम, हम कुछ मीडियम लिए, सपोज वाटर, ठीक है, आर्बिट्ररी कुछ मीडियम ले रहे हैं वाटर। वाटर मीडियम का परमिटिविटी ऐसा है कि आउट ऑफ 5 लाइन से 3 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसको इनएक्टिव कर दिया, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो बाकी कितना बचा है, 2 लाइंस बचा है। सो एक 2 लाइन के लिए अभी Q1 चार्ज एप्लीकेबल होगा Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है, करने के लिए एप्लीकेबल होगा। सो ओनली 2 लाइन ऑफ चार्ज के लिए फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ओके। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा होगा जितना परमिटिविटी कम होगा, एंड फोर्स का वैल्यू उतना कम होगा जितना परमिटिविटी ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई हम लोग लिखे हैं क्या F इज प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन, समझ में आया, यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो इन जनरल फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r²। अगर हम लोग ये दो चार्ज को Q1 एंड Q2 को हम लोग कोई फ्री स्पेस में, कोई मतलब वैक्यूम में प्लेस कर देंगे, देन वहां पर वैक्यूम मीन्स वहां पे कुछ इफेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब इवैक्यूएटेड स्पेस इसको हम लोग बोल सकते हैं, और फ्री स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। सो इवैक्यूएटेड फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है,
परमिटिविटी ऑफ इवैक्यूटेड फ्री स्पेस। ओके, इवैक्यूटेड फ्री स्पेस। सो जो फॉर्मूला हम जनरल फॉर्मूला लिखे थे वहां पे एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। सो कब, जब इवैक्यूटेड स्पेस और फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करेगा दोनों चार्ज, देन तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब सर वैक्यूम में, वैक्यूम में, मतलब है वैक्यूम, ठीक है, समझ में आया। वैक्यूम में हम लोग क्या लिखेंगे, परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो फॉर्मूला देखो थोड़ा, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होके क्या हो गया, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, सपोज इसके बाद अनदर एक टर्म हम लोग इंक्लूड करेंगे, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलेंगे, सपोज जब दोनों चार्ज इवैक्यूटेड स्पेस और वैक्यूम में है, देन हम लोग एप्सिलॉन को क्या लिखे है, एप्सिलॉन नॉट, एंड इसमें जो फोर्स लगता है इसको अगर हम लोग एफ नॉट से डिनोट करेंगे, क्या, एफ नॉट से, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एंड जब कोई भी मीडियम में चार्ज रहता है, ऐसे नॉर्मल मीडियम में फ्री स्पेस छोड़ के, वैक्यूम छोड़ के, तो उसको अगर हम लोग एफ एफ एम लिखेंगे, एम पर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। सो 1/4 पाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का वैल्यू उतना ही है एंड डिस्टेंस भी दोनों चार्ज के बीच में उतना ही है, बट हम क्या चेंज कर लिया, ओनली मीडियम चेंज कर लिया। सो देखो एफ एम हम लोग लिखेंगे एंड यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन एम लिखेंगे। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। सो अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर, 2 नंबर इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2/1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है, देन वी गेट एफ एम बाई एफ नॉट, है ना, एफ एम बाई एफ नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम, ओके, यस सर, हाँ। तो एफ नॉट, इसको जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, एफ नॉट बाई एफ एम, एफ नॉट बाई एफ एम, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। सो दिस फैक्टर बेसिकली इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम, दैट इज एप्सिलॉन एम, एंड द परमिटिविटी टू द वैक्यूम, है ना। सो इसको हम लोग एक नया टर्म से डिनोट करेंगे, दैट इज एप्सिलॉन आर, ठीक है। रिलेटिव वैल्यू को हमेशा डिफाइन करने के लिए कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू को कंपेयर करना है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, समझ में आया। सो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। सो एप्सिलॉन, यस सर, हाँ, एप्सिलॉन एम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी मीडियम का परमिटिविटी, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन आर का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी,
रिलेटिव परमिटिविटी। सो अभी देखो जो एप्सिलॉन एम हम लोग इन जनरल फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 2 लिखे थे, एप्सिलॉन एम के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन एम के जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तब इक्वेशन 2 थोड़ा मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इक्वेशन 2 थोड़ा मॉडिफाई होके हो जाएगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? सो दिस इज द फाइनल जनरल फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ। ओके, यहाँ पे देखो क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है, एंड क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, एंड क्या है एप्सिलॉन आर दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मान लो तुमको वैक्यूम तुमको दे दिया एयर मीडियम, हेलो सर। बताओ। सर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को एफ नॉट बाय एफ एम से एक्सचेंज किए हैं सर, मतलब हाँ। रिप्लेस किए हैं। हाँ, अच्छा, तब रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाई क्या हुआ था एफ एम, है ना। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when they are placed in vacuum and the ratio of to the force when they are placed in any medium, ठीक है। देन तुमको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, देन डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एफ नॉट बाई एफ एम। सो द फोर्स of attraction or repulsion between two charges when they are placed in vacuum to the force when they are placed in any medium, so that is known as relative permittivity। समझ में आया? सो देखो इन जनरल फॉर्मूला जो है, पहले हम लोग ओनली एप्सिलॉन लिखे हैं, उसके बाद देखो एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, बट इन जनरल कोई भी मीडियम के लिए उस टाइम हम लोग क्या लिखे हैं, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एम को मेंशन नहीं करेंगे, ओनली क्या लिखेंगे एफ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स। अगर एयर मीडियम तुमको स्पेसिफाई कर देगा, क्या मीडियम इज एयर, ठीक है, एयर मीडियम में बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी जो है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, बट फ्री स्पेस और एयर मीडियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन एम भी वहां पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस बता देगा, अगर वैक्यूम बता देगा, अगर एयर मीडियम बता देगा, देन एप्सिलॉन नॉट दोनों का वैल्यू हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन एम का वैल्यू भी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो इसलिए फॉर एयर मीडियम द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू कितना 1। तो जब भी मेंशन रहेगा द टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए एयर मीडियम, देन तुमको हमेशा क्या बोलना है, क्या वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तब यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इक्वल टू कितना 1, एकदम हमेशा याद रखोगे, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इक्वल टू कितना 1, दैट इज एप्सिलॉन आर फॉर एयर मीडियम इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाद में जब न्यूमेरिकल करेंगे देन उस टाइम पता चलेगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन क्या आता है, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली इसका कुछ डायरेक्शन रहेगा, तो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, तो बेसिकली फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सो इफ दोनों चार्ज विल बी सेम,
then we have to calculate the direction of resultant force. दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तब क्या है, मान लो दिस चार्ज के लिए Q1 एंड दिस चार्ज क्या है Q2. Q1 के लिए फोर्स कितना है F1 एंड Q2 के लिए फोर्स कितना है F2. तो Q1 एंड F1 एंड F2 का देखेंगे हम लोग नीट डायरेक्शन किस तरफ है. मान लो दिस इज -5 न्यूटन, -5 न्यूटन, ठीक है, एंड दिस फोर्स इज 8 न्यूटन. सो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा, दिस तरफ, ठीक है, मतलब प्लस Q2 चार्ज जिस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, सो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा. अगर मान लो F1 का वैल्यू 10 न्यूटन, F2 का वैल्यू कितना 5 न्यूटन, देन रिजल्टेंट कौन सा तरफ है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है. सो दैट्स व्हाई रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बट व्हेन टू चार्जेस विल बी ऑपोजिट, देन हम लोग बोलेंगे कि फोर्स विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. सो क्वेश्चन आता है राइट द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, हम उस टाइम बताए थे इफ ए विल बी द वेक्टर, if A will be the vector, then the unit vector along the direction of A will be denoted by A cap or A hat. बताए थे, ठीक है. Suppose A is a vector is directed along this direction. Then along this direction, the value of unit vector of A is denoted by A cap. So A cap equal to A vector बाय मॉड्यूलस ऑफ ए. ठीक है, सॉरी ऊपर मॉड्यूलस नहीं होगा, हाँ ऊपर लिख दिया. ए कैप का वैल्यू क्या है, ए कैप का वैल्यू है तुम्हारा ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, Q1 एंड Q2 दो चार्ज लिए थे एंड उसके बीच में डिस्टेंस कितना है उसके, अच्छा कोई एक जन अटेंडेंस भेज दो, उसके बीच में डिस्टेंस है R. ठीक है, सपोज द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन फ्रॉम Q1 to Q2. सो अलोंग दिस डायरेक्शन इफ R cap be the unit vector, then we can write that R cap equal to R vector by modulus of R. लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ R लिख सकते हैं. सो कूलम्ब्स फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब्स फॉर्मूला था F इक्वल टू Q1 Q2 by 1 by अच्छा by 4 pi epsilon naught epsilon r into r square. ठीक है, into r square, यही तो कूलम्ब्स फॉर्मूला था. तो जब फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाएंगे देन यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर कैप लगाना पड़ेगा. सो ए वेक्टर इज बेसिकली क्या होगा, Q1 Q2, अटेंडेंस भेजो कोई एक जन, फिर रिजॉइन करो, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r. ठीक है,